नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 27 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए लगभग सारे जीके के सवाल, साथ ही साथ हिंदी के सवाल भी रहने वाले हैं, जिसके आंसर यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। लेकिन जो जीके के सवाल हैं वो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित सॉल्यूशन सहित मिलने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ऑल शिफ्ट एक साथ की आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाती है। इससे पहले जितने भी यूपीएससी के एग्जाम हुए यहाँ पर पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। थर्ड सेट के थोड़े कम कैंडिडेट ने सवाल भेजे हैं, तो जिनका भी एग्जाम रहता है लास्ट सेट में या फिर किसी भी सेट में, अपने सेट में पूछे गए सवाल आप जरूर सेंड करना। और सवाल सेंड करने की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है जैसे आपका एग्जाम एंड होता है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर थर्ड सेट के ये इंपॉर्टेंट सवाल कंटिन्यू करें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए अभी टेस्ट बुक एक ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, यानी 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। साथ ही साथ 120 रुपये का और डिस्काउंट मिल रहा है। कब मिलेगा? जब आप यहाँ पर TTG के ये कूपन कोड यूज़ करेंगे। तो TTG के कूपन कोड यूज़ करने पर ये आप मॉक टेस्ट 280 रुपये में इस डील को 18 मंथ के लिए ग्रैब कर सकते हो, जो कि टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर इस कूपन कोड की सहायता से आप ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में 3 महीने या उससे कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश कितना दिया जाएगा? मातृत्व अवकाश की बात हो रही है, जो भी गोद ले रही है, 3 जो मंथ है उनसे कम आयु के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उन महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, वो 12 सप्ताह का दिया जाएगा। कितने वीक का? 12 वीक का यहाँ पर अवकाश मिलने वाला है, जो कि 3 महीने या फिर उससे कम उम्र के बच्चे को, जो महिलाएं माताएं बच्चों को गोद लेती हैं, उनके इसकी बात हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के कुछ और मैं इंपॉर्टेंट आपको फीचर बताऊँ तो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम ने महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सवैतनिक मातृत्व अवकाश, यानी वेतन सहित जो मातृत्व अवकाश है उसकी अवधि जो पहले 12 सप्ताह थी उसको बढ़ाकर यहाँ पर 26 सप्ताह कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस प्रकार ये सवाल पूछे गए हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है किसी भी एग्जाम्स में। और बात करूं जिन महिलाओं के 2 या अधिक जीवित बच्चे हैं उनकी बात करें तो उनके लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह है। ये दोस्तों 12 सप्ताह अर्थात प्रसव की अपेक्षित तिथि के 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद रहने वाली हैं। जिन महिलाओं के 2 या अधिक जीवित बच्चे हैं उनकी महिलाओं के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश है वो 12 सप्ताह होगा, और बाकी के लिए यहाँ पर 26 सप्ताह है वो कर दिया गया है सवैतनिक अवकाश। अगला सवाल यहाँ पर, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 244 का यहाँ पर सवाल पूछा गया है। जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है वो आर्टिकल 244 में मिलता है। देखिए आर्टिकल 244A इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पर संसद को एक शक्ति प्रदान करता है कि वो विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकता है। ये आर्टिकल 244A में वर्णन मिलता है कि वो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को संसद की शक्ति प्रदान ये की जाती है कि विधि के द्वारा, कानून के द्वारा वो एक स्वायत्त राज्य भी बना सकते हैं ये जनजातीय क्षेत्रों से। बाकी आर्टिकल 244 आपको याद रखना है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। राज्य के जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्व है, वो किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक है DPSP भाग 4 में। केरल का आपको पूछा है, प्रसिद्ध जो शास्त्रीय एकल नृत्य का पूछा है, तो ये मोहिनीअट्टम था, जो ऑप्शन दे रखा था मोहिनीअट्टम करेक्ट करना था। इसके अलावा केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। और मैं क्लासिकल डांस की बात करूँ, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ओडिसी है ये उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक याद रखना है उत्तर भारत यानी यूपी में, ठीक है, और क्षत्रिय नृत्य है ये असम का। अगला सवाल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है? जो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। कब? 1 जनवरी 1995 को। इसके वर्तमान में 164 सदस्य देश है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल, धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो धार्मिक अधिनियम से आपको पूछा है, तो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम है 1988 को पारित हुआ है। बाकी धार्मिक विन्यास अधिनियम है 1863 को पारित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का
नाम या फिर ये कब पारित हुआ है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम था काका कालेकर कमीशन है, जो इनके अध्यक्ष थे काका कालेकर। ये पारित हुआ है 1953 में। इससे पहले सेकेंड जो बैकवर्ड क्लास कमीशन का पूछा था सवाल, जिसमें मैंने ये बताया भी था, आज पूछ भी लिया है। प्रथम है ये 29 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्त किया गया, जिनके अध्यक्ष थे काका केलेकर, तो इनके नाम से कह सकते हो ये कमीशन है। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है ये 1979 को, प्रथम 53 में, सेकंड 1979 को। अध्यक्षता किसकी? बीपी मंडल की, तो ये बीपी मंडल कमीशन कह सकते हो सेकंड। और बाकी उसके बाद जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी स्थापना 1993 को की गई है। और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो हैं RN प्रसाद। वर्तमान में कौन है? भगवान लाल सैनी है। और यही जो NCBC हैं ये 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी राष्ट्र का जो है राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी में जो सेकेंड अमेंडमेंट है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट में जो द्वितीय संशोधन हुआ है वो कब पारित हुआ है? तो द्वितीय हुआ है 1984 में। वैसे ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब पारित हुआ था? 1980 में। और सेकेंड अमेंडमेंट की बात करें तो 1984 का हो जाएगा। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया, किसी भी क्षेत्र को राज्य के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची जो अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर रहती है, वो किसी भी राज्य के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, जो 5वीं अनुसूची में वर्णित है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। ये आर्टिकल 244(1) के अंतर्गत बात हो रही है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है, ये आपकी सेकेंड शिफ्ट में भी था। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है आर्टिकल 338, और अनुसूचित जनजाति आयोग से है आर्टिकल 338(a। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो आर्टिकल 338(b) के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, 9th विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये आपको पता ही होगा, क्या ही बताए, बार बार रिपीट हो रहा है। जो 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन है दोस्तों जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। कब हुआ है? 2012 में। भारत और चीन के बीच में जो स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है उसका नाम क्या है? भारत और चाइना के मध्य जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। अन्य इंपोर्टेंट मैं सीमा रेखाओं की बात करूं तो डुरंड लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, और हिंडनबर्ग लाइन है पोलैंड और जर्मनी के मध्य है हिंडनबर्ग। मैकमोहन चाइना और इंडिया जो आपको पूछा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ, मैगिनॉट लाइन है जर्मनी और फ्रांस के मध्य, और सेगफ्राइड लाइन है ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। ये दोनों ही देश आपस में मानते हैं, एक मानता है जर्मनी की इसका नाम है मैगिनॉट है, एक मानता है कि ये सेगफ्राइड है दोनों ही जर्मनी और फ्रांस के मध्य। अब अन्य कुछ इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपके एनटीपीसी में टीसीएस ने पूछे थे सवाल। 49वीं समानांतर रेखा है उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है, वो 49वीं याद रखना है। पैरेलल लाइन है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को बांटती है। 38वीं जो पैरेलल लाइन है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को, ठीक है, 38 का ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है 38वीं समानांतर रेखा। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच की है। 70वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है। 17वीं 24वीं है भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो कच्छ का क्षेत्र है गुजरात में, वहीं पर ये 24वीं समानांतर रेखा जरूर याद रखना है। 31वीं पैरेलल लाइन है ईरान और इराक के मध्य, याद रखना है 31वीं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनका प्रशासन संविधान के किस भाग में आता है? केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासन यानी जो संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है वो भाग 8 में। कौन सा भाग? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल 239 से 242 के मध्य। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैं बता चुका हूं, इससे पहले वैक्यूम ट्यूब का पूछा गया था। चौथे में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का होता है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। अगला सवाल यहाँ पर, आगरा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? इससे पहले पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना से पूछा गया था। तो ये दोस्तों 1927 में आगरा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है 1927 में, और ये कह सकते हो जो पहले आगरा विश्वविद्यालय नाम था, अभी वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। काल कोठरी की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था जिन्होंने ये घटना ही की थी? सिराजुद्दौला के द्वारा ये घटना घटित की गई थी। काल कोठरी उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। घटना क्या है? तो घटना हुई थी पश्चिम बंगाल में। माना यह जाता है कि बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला उस समय थे, इन्होंने अंग्रेज बंदी है ना, अंग्रेज बंदी है 146 की संख्या बताई जा रही है, जिनमें स्त्रियां भी थी, बच्चे भी शामिल थे। उनको एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया था 146 अंग्रेज बंदियों को, और फिर उन्होंने क्या किया, रात्रि को ऐसे बंद किया था 1756 को 20 जून को,
और नेक्स्ट आप देख सकते हो 2 से 3 दिनों में इन्होंने 23 जून को प्रात कोठरी को खोला, रात्रि को 20 जून को बंद किया, 23 जून को खोला, तो 146 में से उन्होंने पाया 23 लोग जीवित थे। तो ये कह सकते हो काल कोठरी की घटना है, बड़ी सिराजुद्दौला उस समय थे बंगाल के नवाब, उनके द्वारा ये किया गया था। सूरीनाम और मॉरिशस में कौन सी हिंदी भाषा बोली जाती है? सूरीनाम मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, तो ये भोजपुरी ज़्यादातर रहती है। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पद अवधि के बारे में वर्णन किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 310 से पूछा गया है। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पद अवधि के बारे में वर्णन अनुच्छेद 310 में। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विद्या किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 13 से भी सवाल आया है। मूल अधिकार के असंगत है तो मूल अधिकारों की गारंटी से संबंधित है। आर्टिकल 13 के माध्यम से ऐसे किसी कानून बनाने से संसद या राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 13 में कोई भी संसद के द्वारा या फिर विधानसभाओं के द्वारा ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट है उसमें कटौती करता है या फिर वंचित करता है जो मौलिक अधिकार है, तो इस प्रकार का कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकार का हनन करता है, कटौती करता है। ये आर्टिकल 13 में वर्णित है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम बात हो रही है तो टोटल 17 है। 17वां बना था शाहजहांपुर प्रदेश का 17वां नगर निगम। अगला सवाल यहाँ पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 वाद किससे संबंधित है? तो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ है। शुरुआत में संविधान में क्या हुआ करता था कि जो आर्टिकल 368 के जरिए किसी में भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जा रहा था, इवन यहाँ पर मूल अधिकार में भी संशोधन हो जा रहा था। बाद में यहाँ पर मूल अधिकार में अभी संशोधन नहीं होता है, लेकिन ये बात है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाला केस हो गया। इसका अलावा भी जो केस रहे हैं या फिर जो केशवानंद भारती है, गोरखनाथ मामले हैं, उनसे पहले जो भी केस थे उसमें मूल अधिकार में अमेंडमेंट हो रहा था। तो इन्होंने यहाँ पर विरोध किया, शंकरी प्रसाद ने विरोध किया जब 1951 में प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उसमें भूमि सुधार विधि है, इसमें कुछ कटौती हो रही थी मौलिक अधिकार में, तो एक तरीके से अतिक्रमण था आर्टिकल 13 का। तो इन्होंने क्या कहा कि अनुच्छेद 368 में मूल अधिकार है वो संविधान के तहत आप नहीं कर सकते हो संशोधन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनका तर्क है वो कह दिया, नेग्लेक्ट कर दिया और उच्चतम ने उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए आर्टिकल 368 के मूल अधिकार को भी संविधान के तहत यानी विधि के द्वारा ये संशोधन कर सकती है संसद, ये बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये वाद था कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, ऑप्शन में यदि आपको मिला होगा मौलिक अधिकार के संरक्षण से संबंधित था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 है। बाद में यहाँ पर जो केस हुए हैं, गोरखनाथ मामला हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती ऐसा यहाँ पर निर्णय लिया गया। फिर यहाँ पर आप कह सकते हो मौलिक अधिकार के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वो निरस्त करता है, शून्य करता है जब आप अनुच्छेद 368 के तहत बिल्कुल भी संशोधन नहीं कर सकते ये मौलिक अधिकार में। और इसी से जुड़ा हुआ केशवानंद भारतीवाद है जो इसमें पूछ भी लिया कि केशवानंद भारतीवाद किस संविधान संशोधन के विरुद्ध था। तो उन्होंने विरोध किया था 29वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 की बात है। केशवानंद भारती को संविधान की अनुच्छेद 32 के तहत 29वें संविधान संशोधन 1971 को इन्होंने याचिका दायर की थी। इसके विरोध में केशवानंद भारती ने जो आपको पूछा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के विरोध में केशवानंद भारती वाद संबंधित है, तो ये वाद है संविधान की आधारभूत संरचना के बदलाव को रोकने के लिए। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, मोटर वाहन एक्ट में पूछा गया है कितने भार से अधिक पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माने का प्रावधान है। तो इसमें हुआ कहीं ना कहीं आपको सवाल में दे रखा होगा कि कितने एक्सल ट्रक हैं, यानी व्हील का तो पता होना चाहिए अलग अलग व्हील्स के लिए, जैसे कि 2 एक्सल ट्रक में जिसमें फ्रंट एक्सल में 2 व्हील्स होती हैं और रियर में 4 व्हील्स होगी। तो इनमें अभी वर्तमान में 18.5 टन है वो लोड लिमिट रहती है मैक्सिमम, और 3 एक्सल ट्रक के लिए ये लिमिट है मैक्सिमम 28.5 टन और 5 एक्सल ट्रक के लिए 43.5 टन है। इसके अलावा आप कर देते हो ओवरलोडिंग कर देते हो तो वहाँ पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा 20,000 रुपये है। ये धारा 194 के तहत जुर्माना है ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपये। साथ ही साथ प्रति टन जैसे कि 28.5 से आपने 29.5 टन यहाँ पर भर दिया, लोड कर दिया, उस केस में आपको प्रति टन 2,000 का जुर्माना अतिरिक्त देना पड़ेगा इन 20,000 की। अगला सवाल यहाँ पर, इंस्टाग्राम को किस कंपनी ने खरीदा? सभी को पता है, बार बार रिपीट हो रहा, फेसबुक ने। इंस्टाग्राम और फेसबुक की डील हुई थी $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 2012 में हुई थी, और वैसे ये इंस्टाग्राम रिलीज हुआ था 2010 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं? अंतर्राज्य परिषद की स्थापना आर्टिकल 263 में है, बार बार ये भी रिपीट हो रहा है, याद रखना है। इससे पहले आया था अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई है और ये आर्टिकल 263 में वर्णित है। कृषि शोध संस्थान से पूछा है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? नाम से स्पष्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है पुष्टि मार्ग, और एक स्टूडेंट ने बताया रुद्र संप्रदाय। देखिए रुद्र संप्रदाय की ही ये शाखा है पुष्टि मार्ग।
तो दोनों में यहाँ पर आपको संस्थापक का पूछा है पुष्टि मार्ग का, तो वो है दोस्तों वल्लभाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के संस्थापक है विष्णु स्वामी। तो वल्लभाचार्य ऑप्शन रहा होगा पुष्टि मार्ग के केस में। और रुद्र संप्रदाय के बाद में प्रवर्तक हुए थे आचार्य वल्लभ, और रुद्र संप्रदाय 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें से एक है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत कौन आया था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोडा इनका नाम है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे। वैसे भारत में प्रथम पुर्तगाली कौन आए थे? वास्को डी गामा आया था। कब? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। 1505 के बाद 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क है वो भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था। फिर यहाँ पर ये पूछा हुआ सवाल है, देखिए काफ़ी सवाल आ रहे हैं पुर्तगालियों से, लगभग प्रत्येक सेट में कहीं ना कहीं इन्हीं 4 इंपोर्टेंट लाइन से। अल्बुकर्क हैं, इन्होंने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीता था। इन्होंने अल्बुकर्क ने 1510 की बात है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो ये आप राष्ट्रपति हटा देगा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को। शर्त क्या रहती है कि उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनको पद से तभी हटाएगा जब देखा जाएगा कदाचार है, असमर्थता के आधार पर, और सदन के प्रत्येक जो सदन है वहाँ पर कुल सदस्य संख्या का बहुमत के द्वारा उपस्थित है। यहाँ पर जो भी मत देने वाले सदस्यों का 1/3 बहुमत हो, 1/3 नहीं 2/3 बहुमत है, उनका समर्थन मिल जाए, फिर राष्ट्रपति के पास वो आदेश जारी कर सकते हैं। जब भी असमर्थता होगी, कदाचार होगी और यहाँ पर बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाए संसद में, उस केस में हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124(4) में है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया 217(1) में है। एक जल प्रदूषण एक्ट से पूछा गया 1974 वाला जो अधिनियम है उसमें टोटल कितने सेक्शन है ये पूछा गया है। और एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से संबंधित क्वेश्चन था, एग्जैक्ट इसमें क्या पूछा था कमेंट करके बताना जिन्होंने दिया है लास्ट शिफ्ट में। और फिर एक स्टूडेंट बताएं किस वरिष्ठ प्राधिकारी की अनुमति के द्वारा कोई भी अधिकारी अन्य लाभ के पद को ज्वाइन कर सकता है? तो वो कौन से वरिष्ठ प्राधिकारी रहने वाले हैं? सीनियर ऑफिसर, जिनकी अनुमति से, परमिशन से कोई भी अदर अधिकारी है वो अन्य कोई लाभ का पद हासिल कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट बताएं कि जनसंख्या वृद्धि में आखिरी क्रम से संबंधित कोई सवाल पूछा गया था, एग्जिट क्या डाटा था आप कमेंट करके जरूर बताना। तो 2-3 सवाल लास्ट के हैं जो यहाँ पर आप कह सकते हो डाउटफुल हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है स्पष्ट रूप से याद है कमेंट कर देना। और बाकी यहाँ पर हिंदी के सवाल बताए आप देख लेना। लव कुश का भाई है में कौन सा वाचक? इस प्रकार गाड़ी वाला में आपको प्रत्यय पूछे हैं। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग, ब्राह्मण ऋषि का संधि विच्छेद करना था। लोकोक्ति था दाम संवारे काम का, ये इसका अर्थ क्या है? दाम संवारे काम का यानी पैसा सब काम करता है। हैदराबाद किस राज्य में है? इसमें आपको पूछा कौन सा वाचक प्रश्नवाचक हो जाए। जिसका कोई शत्रु ना हो वो अजात शत्रु हो, ठीक है। कल्पित कपित में कौन सा अनुप्रास अलंकार है? और फिर निर्मल वर्मा को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में मिला, वो किस रचना हेतु मिला है? तो ये हो जाएगा कवि और काला पानी। झरना के रचयिता पूछा तो जयशंकर प्रसाद। स्वर्ग का उच्चारण स्थल पूछा है। विद्यापति की बोली आपको पूछा है। और तालवी महाप्राण वाला पूछा है, 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर सौभाग्य का तद्भव पूछा है। और तो ये इस टाइप से हिंदी के कुछ सवाल आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पीडीएफ फाइल भी आपको मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।